हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवेपोरेशन, क्लास 9th के चैप्टर 1 से। स्टूडेंट्स, अभी हम पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर इसको अच्छे से एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करते हैं। इट इज़ अ सरफेस phenomena in which liquid changes into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा फेनोमिना जिसमें लिक्विड जो है वो तब्दील हो जाता है वेपर फॉर्म में, यानी कि लिक्विड से गैशियस फॉर्म में चला जाता है एट एनी टेम्परेचर, जिसमें किसी भी टेम्परेचर पे, लेकिन जो उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा। यानी ऐसा फेनोमिना जिसमें लिक्विड तब्दील हो रहा है वेपर्स में एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मैंने कहा इट इज़ अ सरफेस फेनोमिना, ये एक सरफेस फेनोमिना है। सरफेस फेनोमिना का मतलब है कि जो इस लिक्विड की सतह पे हो रहा है, ऊपर ऊपर हो रहा है, ठीक है, उसको हम सरफेस फेनोमिना बोलते हैं, ठीक है, गहराई में नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी से समझेंगे एवेपोरेशन क्या होता है, जो आप अपने घरों में कर सकते हैं। आप एक गिलास में पानी लीजिए, ठीक है, उस पानी को आप लेवल कर दीजिए, यानी कि उसको निशान लगा दीजिए, और घर के किसी कॉर्नर में आप कोने में 2 से 3 दिनों के लिए वहाँ रख दीजिए, ठीक है, उसको हिलाइए नहीं। अब 2 से 3 दिनों के बाद आप उसको जाके चेक कीजिए। आप क्या देखेंगे कि जो वाटर का लेवल है वो कम हो चुका है। क्या हो चुका है? कम हो चुका है। तो यानी कि इसमें क्या हो गया, वाटर जो है वो तब्दील हो गया है वेपर्स में या गैशियस फॉर्म में, और जो सराउंडिंग में चले गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि यानी कि वहाँ पे जो भी आपके घर में रूम का जो टेम्परेचर था उस वक्त, वो उसी में ही खुद ब खुद तब्दील हो गया। यानी कि जैसे कि हम जानते हैं वाटर को तब्दील होने के लिए, वेपर्स में जाने के लिए बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे हम बॉइलिंग में जो पढ़ते हैं बॉइलिंग प्रोसेस में, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचना पड़ता है। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। अब कमरे में तो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं था, ठीक है, यानी कि विदाउट रीचिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड जो है वो चेंज हो गया है वेपर्स में। तो इसी को हम क्या कहते हैं? एवेपोरेशन। स्टूडेंट्स, अब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि एवेपोरेशन भी यही होता है तो बॉइलिंग भी तो यही होता है, इसमें भी तो लिक्विड सीधे वेपर्स में चेंज होता है। नहीं, लेकिन हाँ, दोनों में होता सेम ही प्रोसेस है, लेकिन एवेपोरेशन में क्या होता है, उसमें क्या होता है कि टेम्परेचर किसी भी टेम्परेचर पे होगा, यानी कि उस लिक्विड को बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं है। विदाउट रीचिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड जो है टर्न हो जाता है, वेपर में चेंज हो जाता है, ठीक है, जो कि बॉइलिंग के प्रोसेस में नहीं होता है। बॉइलिंग प्रोसेस में क्या होता है कि वो पहले उसको अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचना पड़ता है, ठीक है, उसके बाद वो चेंज हो जाता है। तो जैसे मैंने एक छोटी सी 2 फिगर्स बनाए हैं, जिससे आपको पता चलेगा थोड़ा सा एवेपोरेशन और बॉइलिंग के बीच में डिफरेंस। जैसे मैंने बताया कि एवेपोरेशन क्या होता है? सरफेस फेनोमिना, ठीक है, ये इस तरह से है, ठीक है। सरफेस फेनोमिना मीन्स यहाँ ऊपर ऊपर हो रहा है, ठीक है। अब ये सरफेस फेनोमिना क्यों होता है? क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पे या जो भी टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से नीचे जो है टेम्परेचर, उसको जो भी सराउंडिंग से उस टाइम हीट मिलती है, ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है, उस हीट से जो जो भी नज़दीक नज़दीक वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि अपर लेयर में एटमॉस्फेयर के जो जो पास में वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, पास में तो अपर लेयर्स ही होती हैं वाटर की, ठीक है ना। तो ये जो ऊपर वाली लेयर्स होती हैं, ये क्या हो जाती हैं, थोड़ी बहुत जो हीट गेन करती हैं, उस वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल्स की बढ़ जाती है, यहाँ पे जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं, और वो अपने आप को डिटैच कर देते हैं नीचे वाली लेयर से, ठीक है। तो इस तरह से ये वेपर फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, हमारी सराउंडिंग में चले जाते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसको हम सरफेस फेनोमिना बोलते हैं, यानी कि ऊपर वाली लेयर्स में हो रहा है, डेप्थ में नहीं हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे वेपर प्रेशर जो है वो कम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। और क्या है यहाँ पे एक पॉइंट, बबल्स जो है वो एवेपोरेशन में नहीं बनते हैं, जो कि किस में बनते हैं? बॉइलिंग के प्रोसेस में, ठीक है। अब बॉइलिंग प्रोसेस जैसे कि एवेपोरेशन सरफेस फेनोमिना है, तो हमारा जो
बॉइलिंग प्रोसेस है वो क्या है, बल्क फेनोमेना है। यानी कि जैसे हम पानी बॉयल करते हो तो आप देखते हो वो नीचे से बॉयल हो रहा था, यानी कि नीचे से बबल्स आ रहे होते हैं डेप्थ से वाटर की, ठीक है, जो भी है नीचे कंटेनर हमने रखा होता है उसकी डेप्थ से जो है बबल्स निकल रहे होते हैं, ठीक है। और ये क्या है, इसीलिए ये क्या है, बल्क फेनोमेना है। बॉइलिंग क्या है, बल्क फेनोमेना। हालांकि दोनों में ही क्या हो रहा है, लिक्विड जो है वेपर्स में चेंज हो रहा है, लेकिन इसमें काफ़ी अंतर भी है, ठीक है। तो इसमें वेपर प्रेशर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है और बबल्स बनते हैं इसमें और राइज होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है एवेपोरेशन और बॉइलिंग के बीच में डिफरेंस जो आपको पता चलेगा। यानी कि बॉइलिंग प्रोसेस में क्या होता है, लिक्विड को बॉइलिंग पॉइंट तक रीच करना पड़ता है, उसको पहले वो अपना बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचना पड़ता है, लेकिन एवेपोरेशन में ऐसा नहीं होता है, वो किसी भी टेम्परेचर पे, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट से जो भी कम टेम्परेचर होगा उससे ही वो चेंज हो जाएगा वहाँ पे ही। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एवेपोरेशन। हम क्या पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग एवेपोरेशन, यानी कि कौन से ऐसे फैक्टर्स है, कौन सी ऐसी चीज़ें जो एवेपोरेशन को अफेक्ट कर सकती हैं, यानी कि असर डाल सकती हैं, ठीक है। यानी कि असर डालने का मतलब है एवेपोरेशन कम होगा, बढ़ जाएगा या बंद हो जाएगा, क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहला है एक्सपोज सरफेस एरिया। क्या है, एक्सपोज सरफेस एरिया। अब इसको हम एक छोटी सी एग्जांपल से समझेंगे। अब ये एक्सपोज सरफेस एरिया यानी कि सरफेस एरिया कैसे इफेक्ट करता है एवेपोरेशन, किसी चीज़ का सरफेस एरिया कैसे इफेक्ट करता है एवेपोरेशन को बढ़ाता है या कम करता है, ठीक है। तो आप क्या कर लीजिए, हम दो बर्तन ले लेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी सेम दो बर्तन ले लेंगे, यानी कि हमने दो अलग अलग बर्तन लेने हैं। एक में क्या करूँगी, छोटे मुंह का बर्तन ले लीजिए और एक बड़े मुंह का, यानी कि छोटे मुंह का आपका कोई भी आप एक गिलास ले लीजिए, दूसरा आप एक प्लेट ले लीजिए, दोनों में बराबर पानी डाल दीजिए, ठीक है। उनको लेवल कर दीजिए और रख दीजिए, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, आप क्या देखेंगे कि जो मेरी प्लेट में जो पानी था वो काफ़ी हद तक कम हो गया है, ठीक है, उसका लेवल जो है काफ़ी हद तक कम हो गया है एज कंपेयर टू वाटर इन ग्लास। यानी कि इसका क्या मतलब है कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया है उतना ज़्यादा क्या हुआ, यहाँ पे एवेपोरेशन हुआ, उतना ज़्यादा वाटर पार्टिकल जो वेपर फॉर्म में चेंज हो गए, ठीक है। तो जितना सरफेस एरिया कम है उतना क्या है, कम एवेपोरेशन होगा, ठीक है। दूसरा है हमारे पास टेम्परेचर। क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर किस तरह से एवेपोरेशन को इफेक्ट करता है, यानी कि टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे कम करेंगे तो क्या होगा एवेपोरेशन का। इसके लिए वो एक छोटी सी घर में एक्टिविटी कर सकते हैं आप, वही सेम दो बर्तन ले लीजिए। अब यहाँ पे क्या कीजिए, आप दोनों सेम ही साइज के बर्तन ले लीजिए, सेम ही बर्तन ले लीजिए, ठीक है। दो प्याले ले लीजिए या दो आप प्लेट्स ले लीजिए या दो गिलास ले लीजिए, ठीक है। उनमें क्या कीजिए, बराबर पानी डाल दीजिए। लेकिन अब आप क्या करेंगे, एक गिलास को आप, एक बर्तन को आप शेड में रख दीजिए, यानी कि छाया में थोड़ा रख दीजिए या घर के अंदर रख दीजिए, और एक को आप घर के बाहर रख दीजिए, बाहर धूप में, ठीक है। दोनों का आप ऐसे रख दीजिए। अब आप क्या देखेंगे, जो बाहर धूप में है, ठीक है, धूप में मतलब रखने का है कि सनलाइट पर सन से क्या आ रही है, हीट आ रही है, ठीक है। हीट आ रही है, हीट आने का मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इनसाइड रूम, ठीक है। तो मेरा जो बाहर टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो वाटर पार्टिकल्स हैं उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो इनकी मोशन भी ज़्यादा हो गई, तो उतनी ज़्यादा जितनी ज़्यादा मोशन होगी वो उतनी जल्दी अपने आप को डिटैच करेंगे अपनी पोजीशन से और वेपर्स में कन्वर्ट होते जाएंगे। तो इसीलिए जो बाहर है, जो मेरा बाहर रखा हुआ बर्तन था उसका पानी जल्दी एवेपोरेट हो गया एज कंपेयर टू वाटर जो मैंने अंदर रखा था कमरे में या अंदर अपने शेड में रखा हुआ था, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर कम था एज कंपेयर टू आउटसाइड। तो वहाँ टेम्परेचर अंदर कम था, इसलिए जो मेरी काइनेटिक एनर्जी है वो भी कम ही थी, पार्टिकल्स भी कम मूव कर रहे थे और एवेपोरेशन भी कम थी। इससे आप ये समझेंगे जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा एवेपोरेशन होगा। स्टूडेंट्स मैंने नीचे अच्छे से पॉइंट्स लिखे हैं, आप उनको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का क्या मतलब होता है, ह्यूमिडिटी का मतलब है वेपर्स इन एयर, या आप बोल सकते हो वाटर कंटेंट इन एयर या मॉइस्चर इन एयर, ठीक है। यानी कि हवा में पानी का होना, ठीक है। जैसे कि हम नॉर्मल जैसे हमारा एटमॉस्फेयर होता है तो हवा में
पानी की, जैसे आपने पढ़ा है हवा किसे कहते हैं, इसमें गैसेस तो होती हैं, डस्ट पार्टिकल भी होते हैं और इसमें वेपर्स भी होते हैं, वाटर पार्टिकल्स भी होते हैं, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी किस तरह से इफेक्ट करती है वेपोरेशन को? जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना ज़्यादा जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना कम एवेपोरेशन होगा। ये हम एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे समर्स होते हैं, गर्मियाँ होती हैं स्टूडेंट्स, हमें पसीना आता है, धूप भी बहुत ज़्यादा होती है और हमारी जो एयर होती है काफ़ी काफ़ी मतलब ड्राई होती है, यानी कि उसमें वाटर कंटेंट जो होता है वो काफ़ी कम होता है गर्मियों में। तो हमें पसीना तो आता है लेकिन हमारा पसीना जल्दी सूख भी जाता है, ठीक है, हमारा पसीना जल्दी सूख भी जाता है, यानी कि उसमें वाटर कंटेंट जितना हवा में कम होता है उतना हमारा पसीना जल्दी सूख जाता है, ठीक है। अब यही बात अगर हम रेनी सीजन्स की बात करेंगे, ठीक है, बारिश का मौसम होता है, जब बारिशें स्टार्ट हो जाती हैं तो पसीना तब भी आता है हमें, लेकिन जो पसीना उस वक्त आता है वो जल्दी से नहीं सूखता है, ठीक है। क्यों नहीं सूखता है? क्योंकि रेनी सीजन में क्या है, हवा में भी जो वाटर कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वाटर कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से हमारा पसीना नहीं सूख सकता है, नहीं सूखता है, ठीक है। तो इसकी मैं ह्यूमिडिटी की स्टूडेंट्स एक और आपको एग्जांपल दूंगी जिससे आपसे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम कपड़े सुखाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, जब हम कपड़े सुखाते हैं तो तब क्या होता है कि जो हमारे गीले कपड़े होते हैं, ठीक है, अगर हम बाहर अगर धूप खिली होती है यानी कि उस वक्त क्या है, वाटर कंटेंट जो है हवा में वो कम है, तो हमारे जल्दी कपड़े सूख जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब बारिश वाला मौसम होता है तो हमारे कपड़े जो होते हैं वो सूखने में ज़्यादा टाइम लेते हैं, यानी कि ह्यूमिडिटी यानी कि एवेपोरेशन को वो इफ़ेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी, जितना ज़्यादा वाटर कंटेंट होगा एयर में, उतना कम हमारा एवेपोरेशन होगा, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। अब विंड की बात करते हैं। विंड यानी कि तेज़ हवा, या हम इसको बोलते हैं मूविंग एयर को, विंड को हम क्या बोलेंगे, मूविंग एयर। तो विंड किस तरह से इफ़ेक्ट करती है? विंड क्या करती है, जैसे इसे हम सीख सकते हैं, हम एक छोटी सी एग्जांपल कपड़ों की लेते हैं। जैसे हमारे गीले कपड़े होते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट, गीले कपड़े हैं, मैंने बाहर सूखने के लिए रख दिए। तो जब मैंने सूखने के लिए रखे, जब तेज हवा आएगी तो तेज हवा में आप देखते हैं हमारे कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं, सूख जाते हैं। और वो क्यों सूखते हैं? देखिए, जो हमारे कपड़ों में पानी होता है वो क्या हो रहा है, एवेपोरेशन हो रही है, वाटर पार्टिकल जो है वो एटमॉस्फेयर में या सराउंडिंग एयर में जा रहे हैं। तो सराउंडिंग एयर जो है वो क्या हो रही है, उसमें वाटर कंटेंट जा रहा है। लेकिन विंड जब आती है, तेज हवा आ जाती है, वो उस गीली हवा को, यानी कि जो एयर है, एयर में उस वक्त वाटर कंटेंट है, उसको रिमूव कर देता है, उसको रिप्लेस कर देती है ड्राई एयर से, और हमारी हवा फिर से ड्राई हो जाती है। और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है और हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो यानी कि जितनी तेज हवा होगी उतने जल्दी हमारा एवेपोरेशन होगा, और जितनी स्लो होगी, जितनी कम स्पीड होगी विंड की, उतना कम हमारा एवेपोरेशन होगा। स्टूडेंट्स, मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं जो मैंने आपको अभी बताया है, ये मैंने वर्ड्स में लिखा है, जो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और सेम मैंने यही बताया है, यानी कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा एवेपोरेशन होगी। यहाँ आप फिर से कपड़ों की एग्जांपल ले सकते हैं कि हम कपड़े धो के जो है हम कैसे रखते हैं। आप देखते हैं, आप पूरा फैला देते हैं कपड़ों को, हम मतलब फैला के स्प्रेड करते हैं कपड़ों को, यानी कि इकट्ठा करके थोड़ा बाहर रखते हैं धूप में। तो आप देखते हैं, अगर आप इकट्ठा करके रखोगे और एक साइड आप डाल दीजिए फैला के कपड़े, तो कौन से जल्दी सूखते हैं? कौन से जल्दी सूखते हैं? जो हमने फैला के रखे हुए हैं। दैट मीन्स जितना ज़्यादा सरफेस एरिया है उतना ज़्यादा हमारा एवेपोरेशन हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स को ज़्यादा जगह मिलती है और वो जल्दी जल्दी एवेपोरेट होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह से इंक्रीज इन टेम्परेचर तो इंक्रीज इन रेट ऑफ एवेपोरेशन, जैसे मैंने बताया काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल्स की वो बढ़ जाती है। तीसरा था इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। सेम, जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी, जितना ज़्यादा वाटर कंटेंट होगा हवा में, उतना कम एवेपोरेशन होगा, ठीक है। लास्ट फोर्थ पॉइंट है इंक्रीज इन विंड स्पीड, यानी कि अगर हमारी विंड की स्पीड ज़्यादा है, तेज़ है, तो हमारा रेट ऑफ एवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वाटर वेपर्स जो होते हैं वो
ब्लो हो जाते हैं, यानी कि उनको हवा बहा के ले जाती है, और ब्लोन अवे बाय विंड्स अलोइंग मोर एवेपोरेशन, उतनी ज़्यादा एवेपोरेशन होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग एवेपोरेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें एक और हम फैक्टर ऐड कर सकते हैं। एक हम फैक्टर ऐड कर सकते हैं कि टाइप ऑफ लिक्विड, यानी कि किस तरह का लिक्विड है, जो मतलब लिक्विड की, हम लिक्विड के ऊपर भी डिपेंड है कि एवेपोरेशन ज़्यादा होगी। जैसे कि हमारा वाटर है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। हम एक और एग्जांपल इसमें लेंगे कि अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 78 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जिसका जितना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो यानी कि अगर मैं 78 डिग्री सेल्सियस अल्कोहल है, तो उसको मुझे बॉयल करने में कम टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू वाटर, क्योंकि वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 20 डिग्री का 22 डिग्री का असर पड़ रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा मतलब लिक्विड का जितना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा लिक्विड का, उतनी ज़्यादा एवेपोरेशन होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब आगे, इसकी ये एक खासियत है एवेपोरेशन की, एक खूबी हम कह सकते हैं। तो वो क्या है, कौन सा इफेक्ट जो क्रिएट करता है वो, तो एवेपोरेशन ऑलवेज काजेस कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, यानी कि जहाँ पे एवेपोरेशन होती है, उसका जो सराउंडिंग है वो ठंडा हो जाता है, यानी कि कूलिंग इफेक्ट कॉज कर देता है। उस फेनोमिना की वजह से क्या हो जाता है, आसपास में ठंडा हो जाता है सब कुछ। अब ये कैसे, the cooling caused by evaporation is based on the fact that when a liquid evaporates, the particles of liquid absorb energy or latent heat of vaporization from the surroundings to get converted to gaseous state. This absorption of energy from the surroundings make the surroundings cold. Okay. तो स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब है, द कूलिंग कास्ड बाई एवेपोरेशन, हम कहते हैं कि एवेपोरेशन जो है वो कूलिंग इफेक्ट देता है। कैसे, जब कोई लिक्विड एवेपोरेट करता है, ठीक है, जब कोई लिक्विड एवेपोरेट हो रहा है, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी या फिर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम द सराउंडिंग। यानी कि मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में ये बताऊंगी, जब वाटर पार्टिकल्स, यानी कि जब एवेपोरेशन हो रही होती है, तो वाटर पार्टिकल्स अपने आप को वेपर्स में तब्दील करने के लिए कहाँ से एनर्जी लेते हैं। ठीक है, उनको एनर्जी तो चाहिए ना कन्वर्ट होने के लिए, तो वो कहाँ से लेते हैं, वो हीट कहाँ से लेते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा था लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, हमने पढ़ लिया है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर में। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेते हैं, या फिर यानी कि हिडन हीट लेते हैं। कहाँ से हिडन एनर्जी है ये, कहाँ से, सराउंडिंग से, यानी कि लिक्विड पार्टिकल्स को अपने आप को कन्वर्ट करने के लिए, वेपर्स में तब्दील करने के लिए, वो सराउंडिंग से, जो आसपास का एरिया होता है, सराउंडिंग होती है, वहाँ से वो हीट गेन करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, जब वो सराउंडिंग से गेन कर लेते हैं हीट, तो जो सराउंडिंग में क्या हो जाता है, उस वजह से, उस एब्जॉर्प्शन की वजह से, एनर्जी की एब्जॉर्प्शन की वजह से सराउंडिंग जो है वो ठंडी हो जाती है। ठीक है, जो आसपास है जहाँ से उसने वो हीट गेन की है, वहाँ पे क्या हो जाती है, कोल्ड हो जाता है, ठंडा हो जाता है सब। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, पहले हम इसी छोटी सी एग्जांपल्स देखेंगे जिससे आपको पता समझ आ जाएगा। ठीक है, जैसे है, मैंने लिखा है पहले, sweating in our body keep the body temperature constant by taking away extra heat from body as latent heat of vaporization। ठीक है स्टूडेंट, जैसे हमें गर्मियों में आप देखते हैं, या जब भी हमें पसीना आता है, ठीक है, पसीना आता है, तो आप देखेंगे पसीना जब आता है तो उससे क्या हो जाता है, पसीना किससे आता है, जब हमें पसीना आता है तो आप देखेंगे जो पसीना होता है वो फिर धीरे धीरे तब्दील हो जाता है, यानी कि हमारी बॉडी जब सूखने लगती है, ड्राई होने लगती है, तो वो पसीना कैसे कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स में,
ठीक है, कैसे वो ड्राई हो जाता है, वो हमारी बॉडी से हीट लेता है। ठीक है, पसीना जो होता है तो हमारी बॉडी से क्या हो जाता है, जब स्वेटिंग होती है, हमारा पसीना निकलता जाता है, तो उस वक्त क्या हो जाता है, हमारी बॉडी से हीट निकलती है। ठीक है, तो वो हीट जो होती है जब हमारी बॉडी से एक्सट्रैक्ट हो रही है, निकल रही है, ठीक है, तो इस तरह से वो लेटेंट हीट या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी कहते हैं। हमारा पसीना भी जो है वेपर्स में तब्दील होने के लिए वो वहाँ से एनर्जी लेता है, हमारी बॉडी से ही हीट लेता है। तो उस तरह से हमारी बॉडी क्या हो जाती है, यानी कि हमारी बॉडी से क्या जा रही है, हीट लॉस हो रहा है एक तरह से, तो वहाँ से हमारी बॉडी क्या है, कूल हो जाती है। इसकी एक सिंपल सी एक और एग्जांपल है। अगर आप घर में जैसे आपने देखा होगा नील पेंट रिमूवर होता है, तो स्टूडेंट्स मेरे पास है, जैसे ये है यहाँ पे नील पेंट रिमूवर है। तो इसको जब हम अपने हैंड्स पे, अगर आप अपने हथेली पे रखोगे तो यू विल सी कि ये क्या हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा, एक तो जैसे ही हम इसको डालेंगे तो ये धीरे धीरे एक तो एवेपोरेट जैसे जैसे हो रहा होता है और हमारा जो हाथ है वो ठंडा पड़ जाता है। ठीक है, ये भी क्या है, ये हमें शो करता है कि एवेपोरेशन जो है कूलिंग इफेक्ट देता है। ठीक है, आप देखते हैं कि हम गर्मियों में क्या करते हैं, जब हमारी छत या बाहर जो भी ग्राउंड होता है गर्मियों में गर्म हो जाता है, तो हम उसको ठंडा करने के लिए क्या कर देते हैं, वहाँ पे पानी छिड़क देते हैं, बाहर से स्प्रिंकल कर देते हैं। ठीक है ना, तो उससे भी क्या हो जाता है, हमारा एवेपोरेशन जो है वो हमें शो करता है कि वो कूलिंग इफेक्ट देता है, ठंडा कर देता है, यानी कि वो वहाँ की सराउंडिंग का हीट गेन करता है अपने आप को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए, और जो सराउंडिंग है उस वजह से हीट लॉस की वजह से हमारी सराउंडिंग जो है वो ठंडी हो जाती है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका एवेपोरेशन, होपफुली आपको समझ आया होगा। कोई क्वायरीज होंगी तो आप मुझे लिख सकते हैं।